हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एडुटेक स्टडी। तो गाइज आईटीआई पास होल्डर्स के लिए जो डीआरडीओ की तरफ से टेक्नीशियन ए पोस्ट के लिए जो आईटीआई पास इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए जो पेपर कंडक्ट करवाया गया था 15 जून 2026 को, इसका हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। इससे पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर 40 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। तो हमने टोटल 80 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। अगर वो आपने क्लास से नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। आज की क्लास में हम 40 क्वेश्चन और सोल्व करेंगे। टोटल 120 क्वेश्चन आपके पेपर में आए थे, तो आज हमारा पेपर पूरा सोल्व हो जाएगा। साथ ही में इस पेपर को भी मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आपको पूरा पेपर भी आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। साथ ही में जो पीछे एक क्लास है उनके लिए मैंने प्ले लिस्ट बना दी है डीआरडीओ के नाम से। तो प्ले लिस्ट में आप डीआरडीओ का वहाँ पे आपको पेपर पार्ट 1 और पार्ट 2 वहाँ से आपको मिल जाएगा, तो उनको भी देख लीजिएगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आज की क्लास को, आगे क्वेश्चन है जो हमारे आगे क्वेश्चन को हम इसमें सोल्व करेंगे। तो आज की क्लास में जो हमारे आगे के क्वेश्चन रहने वाले हैं वो हमारे पेज नंबर 27 के आसपास से हमारे क्वेश्चन रहेंगे। तो यानी कि यहाँ से हमारे क्वेश्चन रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन है जो आपका तो फर्स्ट क्वेश्चन है, थर्मल पावर प्लांट में कौन सा उपकरण फ्लू गैस से जो फ्लू गैसों से गर्मी को पुनरावृत्ति करके ईंधन दक्षता में सुधार करता है। तो इसका आंसर रहेगा आपका, जो रहेगा आपका आंसर वो रहेगा इकोनोमाइजर, ऐसा कार्य करता है। तो ऑप्शन सी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, मानक के अनुसार मोटर में वायरिंग में अर्थ वायर के लिए आमतौर पे किस रंग का प्रयोग किया जाता है? जो अर्थिंग होती है, अर्थिंग वायर के लिए आपका कौन सा कलर के लिए उपयोग होता है? अर्थिंग के लिए हरा उपयोग होता है। लाल होता है वो आपका रेड, यानी कि फेज के लिए लाल का उपयोग किया जाता है। जो नीला होता है ये आपको न्यूट्रल वगैरह के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी रेड फ्यूज के लिए रहेगा, और जो अर्थिंग है वो उसके लिए हरा रंग का वायर इस्तेमाल किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, जब नियोन लैंप में बिजली प्रवाहित की जाती है तो वो क्यों चमकता है? तो नियोन लैंप में बिजली प्रवाहित करने के कारण जो चमकता है वो गैस आयनीकरण जो प्रभाव होता है उसके कारण ये चमकता है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, गैस आयनीकरण प्रभाव के कारण चमकता है। जब ट्राइक को गेट प्लस लागू किया जाता है तो ये क्या होता है? तो ये दोनों दिशाओं में करंट संचालित करता है। तो ट्राइक क्या होता है? ट्राइक दोनों दिशाओं में आपके जो करंट को है वो संचालित कर सकता है। इनके दोनों साइड से ये कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जैसे जैसे दूरी बढ़ती है प्रकाश तीव्रता में कमी का कौन सा नियम समझाता है? जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी तो प्रकाश तीव्रता में कमी होगी, इसको इनवर्स स्क्वायर नियम समझाता है। इसको इनवर्स स्क्वायर नियम के द्वारा हम समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करंट मापने के लिए मल्टीमीटर को जोड़ने का सही तरीका क्या है? तो करंट मापने के लिए मल्टीमीटर को आप सर्किट के सीरीज में जोड़ोगे। तो करंट के लिए आप सर्किट के सीरीज में मल्टीप्लायर को जोड़ोगे। जर्मेनियम डायोड के लिए पोटेंशियल बैरियर क्या होता है? तो 0.3 वोल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको श्रृंखला में अर्थ इलेक्ट्रोड को जोड़ने का क्या प्रभाव होता है? तो यह प्रतिरोध को बढ़ाता है। तो ऑप्शन डी इसका आंसर रहेगा। ना कि यह प्रतिरोध कम करता है, या प्रतिरोध पर कोई प्रभाव नहीं, सिस्टम पर कोई इंसुलेट नहीं, यह प्रतिरोध को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, कौन सा सेमीकंडक्टर शुद्ध होता है और इसमें मिलावट नहीं होती? तो आपका इंट्रिंसिक जो कंडक्टर होता है वो शुद्ध होता है और इसमें कोई भी किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं होती है। बाकी आपने नाम सुना होगा एन टाइप, पी टाइप, एक्सट्रिंसिक, ये सब मतलब प्योर शुद्ध नहीं रहते हैं। रेटेड वोल्टेज यानी कि रेटेड वोल्टेज के गलत समायोजन का ऊर्जा मीटर एनर्जी मीटर की रीडिंग पे क्या प्रभाव पड़ता है? अगर आप रेटेड वोल्टेज का गलत समायोजन कर देते हो तो जो एनर्जी मीटर होता है उसमें मीटर रीडिंग में लगातार त्रुटियों को पैदा करता है, ये इसका प्रभाव रहता है। बाकी मीटर रीडिंग में कोई खास बदलाव नहीं, तो यह गलत ऑप्शन आपका। मीटर तुरंत काम करना बंद कर देता है, काम करता रहता है, बंद नहीं करेगा तुरंत। सटीकता का कोई है नहीं, इसमें आपकी जो त्रुटि है वो बहुत ज़्यादा पैदा करने लग जाएगा मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, मूविंग आयरन जो पावर फैक्टर मीटर होता है एमआई, वो किस करंट पर काम करता है? तो ये जो मूविंग आयरन जो इसमें हमारे को पावर फैक्टर मीटर के बारे में पूछा है।
आप थोड़ा ध्यान रखें, इस क्वेश्चन को पढ़िएगा। मूविंग आयरन जो मीटर होता है उसमें जो एमआई मीटर होता है वो डायरेक्ट तो एसी और डीसी दोनों को मापता है। एसी और डीसी यह अलग चीज़ है, एमआई मीटर अलग होता है, जो कि परमानेंट मैग्नेट मूविंग जो इंडक्शन मीटर होता है वो अलग होता है। ये आपको पूछा मूविंग आयरन पावर फैक्टर मीटर, पावर फैक्टर मीटर के बारे में आपको पूछा गया। तो पावर फैक्टर जो कार्य करता है वो सिर्फ करंट की जो केवल अल्टरनेटिंग करंट को मापने का कार्य करता है। तो ऑप्शन डी रहेगा। ये आपको ऐसा ही क्वेश्चन आपको नेक्स्ट एक और देखने को मिलेगा एमआई का, वो डायरेक्ट एसी और डीसी के लिए आया था। बाकी इसका आंसर आपका ज़्यादा टेंशन ना लीजिएगा, पावर फैक्टर मीटर पूछा है तो आपका केवल अल्टरनेटिंग करंट इसका आंसर रहेगा। केबल की ग्रेडिंग करते समय सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा होता है? तो ग्रेडिंग करते समय केबल या वोल्टेज स्तर, जो वह वोल्टेज स्तर जिस पर केबल सुरक्षित रूप से वहन कर सकता है, वो ग्रेडिंग देना केबल के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। एसीबी यानी कि एसीबी मतलब एयर सर्किट ब्रेकर, एयर सर्किट ब्रेकर के बारे में है। जैसे एयर सर्किट ब्रेकर उच्चतम करंट सिस्टम में क्यों लगाए जाते हैं? तो उच्च करंट को रोक सकते हैं, इसलिए उच्चतम करंट सिस्टम में लगाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, एक विद्युत प्रणाली में औसत मांग एवरेज डिमांड का क्या अर्थ होता है? तो एवरेज जो मांग होता है उससे डिमांड का अर्थ कुल समय अवधि से विभाजित कुल खपत की गई ऊर्जा, इसका अर्थ होता है। तो ऑप्शन डी इसका आंसर रहेगा। साधारण क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ टाइट क्वेश्चन नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है। अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा है तो आप आसानी से इन सभी क्वेश्चन को बना सकते हो। कोई न्यूमेरिकल वगैरह इसमें नहीं है, सिर्फ पार्ट सी बहुत ही आसान था आपका। आपके कितने क्वेश्चन इसमें से सही हुई है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें 15, एक विद्युत प्रणाली में डाइवर्सिटी फैक्टर क्या होता है? तो जो व्यक्तिगत औसत मांगों के योग और संपूर्ण अधिकतम मांग का अनुपात क्या कहलाता है? डाइवर्सिटी फैक्टर कहलाता है। तो ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जब डायोड को रिवर्स बायस किया जाता है तो डिप्लेशन क्षेत्र की चौड़ाई में क्या बदलाव होता है? तो इसकी चौड़ाई बढ़ जाती है। तो ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा। अर्थ लीकेज जो होता है, अर्थ लीकेज रिले ईएलआर का क्या अर्थ होता है? तो अर्थ लीकेज, अर्थ के बारे में बात हो रही है तो अर्थ का जो लीकेज करंट का पता लगाना इसका कार्य होता है। बाकी बिजली से बचाना तो ये इसका कार्य नहीं, फेज विफलता का पता लगाना भी नहीं है। और जो ओवर करंट है, ओवर करंट के लिए भी इसका कुछ कार्य नहीं है। तो इसका आंसर लीकेज करंट का पता लगाना, ऑप्शन ए इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सस्पेंशन प्रकार के इंसुलेटर स्ट्रिंग में आवश्यक डिस्क की संख्या कौन कारक निर्धारित करता है? तो लाइन का जो वोल्टेज होता है उसके हिसाब से जो सस्पेंशन इंसुलेटर होती है उसमें डिस्क की संख्या का निर्धारण किया जाता है। कंडक्टर से नहीं, टावर से नहीं, कंडक्टर का वजन से नहीं, जो लाइन वोल्टेज रहेगा, लाइन में कितना वोल्टेज है उसके आधार पर जो स्ट्रिंग में इंसुलेटर में डिस्क की संख्या है उसका निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, एंड गेट को एक आउटपुट देने के लिए कौन सी स्थिति आवश्यक है? सभी इनपुट एक हो। जैसे एंड गेट के बारे में हम बात करें तो एंड गेट का जो फंक्शन होता है वो आपका कैसा होता है? y बराबर होता है a इंटू बी, ये एंड गेट का फंक्शन होता है। अगर जैसे इसमें हम इनपुट देते हैं और आउटपुट में क्या प्राप्त होगा, जैसे आप इनपुट ए में 0 इनपुट दोगे और बी में भी 0 इनपुट दोगे तो में जो आउटपुट है वो 1 0 ही प्राप्त होगा। अगर आप इनपुट 0 ए में 0 बी में 1 दोगे तो भी 0 प्राप्त होगा। अगर आप ए में 1 दोगे और बी में 0 दोगे तो भी हमें 0 प्राप्त होगा। अगर आप ए में भी एक इनपुट दोगे और बी में भी एक इनपुट दोगे तभी हमें एक इनपुट प्राप्त होगा। तो इसमें क्या कहा है, एंड गेट में एक देने के लिए कौन सी स्थिति आवश्यक है? तो दोनों सभी इनपुट जो हमारा ए इनपुट भी ए 1 होना चाहिए और बी इनपुट भी 1 होगा तो ही हमें ए इनपुट आउटपुट प्राप्त होगा। तो ये आपका याद कर लीजिएगा। एंड गेट अच्छा क्वेश्चन है इसका। ब्रिज रेक्टिफायर में कितने डायोड की आवश्यकता होती है? तो आपको पता होगा ब्रिज रेक्टिफायर में जो 4 डायोड है, 4 डायोड की आवश्यकता होती है ब्रिज रेक्टिफायर में। तो इसका आंसर ब्रिज के लिए 4 डायोड की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है? जो पवन ऊर्जा है ये ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। बाकी ये कोयला, परमाणु, थर्मल तो ये चले आ रही है पहले से। बाकी जो नया लेटेस्ट वो पवन ऊर्जा ये गैर पारंपरिक स्रोत रहता है।
मूविंग कोयलर जो मीटर होता है एमसी मीटर में विक्षेपण टोरक यानी कि डिफ्लेक्टिंग टोरक की भूमिका क्या है, तो ये पॉइंटर का झुकाव का उत्पन्न करना इसकी भूमिका रहती है। बाकी कंट्रोलिंग टोरक का विरोध करना नहीं है और पॉइंटर को रिसेट करना नहीं, घर्षण कम करना नहीं, इसका पॉइंटर का झुकाव है उसको उत्पन्न करना इसका कार्य रहता है। पीवीसी केसिंग और कैपिंग वायरिंग का मुख्य एक नुकसान क्या है, तो इसे स्थापित करना आसान होता है, यह तो फायदा है ना कि नुकसान है, ये तो फायदा है। और ये उत्कृष्ट यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। ये बहुत महंगा होता है, महंगा नहीं है तो सस्ती होती है, ज़्यादा महंगी नहीं होती है, कंडक्ट की तुलना में ये सस्ती होती है। ये ज्वलनशील और आग का खतरा होता है। यहाँ ये केसिंग कैपिंग जो पीवीसी की वायरिंग होती है तो इसमें जो आग लगने का खतरा ज़्यादा होता है, ये इसका कॉमनली नुकसान रहता है। वैक्यूम सर्किट ब्रेकर जो वीसीबी होते हैं उसमें ट्रिपिंग मैकेनिज्म को कौन संचालित करता है, तो सोलोनॉइड होता है, वो इसके ट्रिपिंग जो मैकेनिज्म होता है उसको संचालित करता है। मोटर का कोई रोल नहीं है इसमें, बायोमेट्रिक थर्मल स्ट्रिप नहीं, मैनुअल पावर लीवर नहीं, सोलोनॉइड के द्वारा वीसी में जो मैकेनिज्म कंट्रोल होता है वो संचालित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेमीकंडक्टर में अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया क्या कहा जाता है, तो सेमीकंडक्टर में अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को डोपिंग कहा जाता है। एन प्रकार के सेमीकंडक्टर में किसकी अधिकता होती है, तो एन प्रकार के सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। दो प्रकार के सेमीकंडक्टर होते हैं, एन प्रकार के और पी प्रकार के। इन दोनों के बारे में आप याद कर लीजिएगा क्या क्या इनमें रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, प्रकाश की तीव्रता की एसआई इकाई क्या है, तो कैंडेला प्रकाश की तीव्रता की एसआई इकाई होती है, तो ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मूविंग आयरन उपकरण किस प्रकार के करंट को माप सकते हैं, जो एमआई मीटर होता है वो किस प्रकार के करंट को माप सकता है। इससे पहले वो कोयल जो पावर फैक्टर के बारे में पूछा था तो उसमें हमने एसी केवल एसी किया था। ये देखो करंट को मापने के लिए तो हम एसी और डीसी दोनों को माप सकते हैं मूविंग आयरन से, और जो केवल डीसी के लिए एमसी मीटर का प्रयोग किया जाता है। ये अच्छा क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। तो एमआई से हम एसी और डीसी दोनों करंट को माप सकते हैं। परमानेंट मैग्नेट मूविंग कोयल पीएमएमसी उपकरण का मुख्य कार्य सिद्धांत क्या होता है, तो ये पहली बात तो ये पीएमएमसी होता है, ये सिर्फ डीसी जो करंट होता है इसको मेजर करता है। दूसरी बात, इसका जो सिद्धांत होता है चुंबकीय क्षेत्र और करंट ले जाने वाली कोयल के बीच परस्पर क्रिया करना इसका सिद्धांत रहता है, तो ऑप्शन सी इसका आंसर रहेगा। बाकी फेरोमैग्नेट से कोई रिलेशन नहीं और आलेपित प्लेटों से कुछ इसका मतलब नहीं। जब JFET की गेट टर्मिनल पर नकारात्मक वोल्टेज लगाया जाता है तो चैनल रेजिस्टेंस क्या होता है, ये बढ़ता है, तो ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, यदि किसी सर्किट में रोधन रजिस्टर बढ़ जाता है तो वोल्टेज ड्रॉप का गिराव क्या होगा, तो वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाएगा, ऑप्शन डी इसका आंसर रहेगा। विद्युत प्रणाली में उच्च पावर फैक्टर लोड क्या दर्शाता है, तो विद्युत ऊर्जा का कुशल और लगातार उपयोग को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पिन प्रकार के इंसुलेटर के का मुख्य कार्य क्या होता है, तो करंट के पोल को सहारा देना और इंसुलेटेड करना इसका कार्य रहता है। जो पिन प्रकार का इंसुलेटर होता है वो कंडक्टर से पोल को सहारा भी देता है और इंसुलेटेड भी करता है। बाकी तार करंट ले जाने की क्षमता या ट्रांसमिशन या वोल्टेज कुछ इसका, ये ऑप्शन 20 का आंसर रहेगा। मोटर नियंत्रण प्रणाली वायरिंग में नॉर्मली क्लोज एनसी पुश बटन का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो मोटर को बंद करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कौन सा उपकरण बहते पानी को गतिज ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो टरबाइन इसको परिवर्तित करता है। तो ट्रांसफार्मर तो क्या होता है, वोल्टेज को बढ़ाता और वोल्टेज को कम करता है। इसके अलावा जो पेन स्ट्रोक है, जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा से जो मैकेनिकल एनर्जी वगैरह ये उत्पन्न करता है। बाकी इसका आंसर टरबाइन रहेगा। एनालॉग मीटर की तुलना में डिजिटल ऊर्जा मीटर का मुख्य लाभ क्या होता है, तो इसकी ये अधिक रीडिंग सटीक रीडिंग देते हैं। जो डिजिटल मीटर होते हैं वो बहुत सटीक रीडिंग देते हैं। निम्न में से कौन सा तार इंसुलेशन का प्रकार नहीं है, तो धातु तार इंसुलेशन का प्रकार नहीं है, तो धातु ओपन है। बाकी पीवीसी इंसुलेशन है, रबड़ भी इंसुलेशन होता है, प्लास्टिक भी इंसुलेशन होता है, धातु तो एक ओपन होता है। विद्युत प्रणाली में अर्थिंग का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो विद्युत झटका से सुरक्षा प्रदान करना इसका प्राथमिक उद्देश्य है। तो क्लैंप ऑन मीटर का उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या है,
तो सर्किट को तोड़े बिना एसी करंट को माप सकता है। जैसे यहाँ पे कोई लाइन जा रही है आपकी, ये फेज है, ये न्यूट्रल है, जो क्लैम्प मीटर आता है वो ऐसे कुछ आता है आपका, इसके अंदर ऐसे डालोगे तो आपकी जो करंट वगैरह वो आपकी मेजर कर लेता है। ये सर्किट को तोड़ना या ब्रेक वगैरह बंद वगैरह नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट ये चालू लाइन में कार्य कर सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा अवयव रेक्टिफायर का नुकसान है? तो इसमें उच्च रिपल होती है, ये इसका नुकसान है, तो ऑप्शन ए इसका आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन का जो पेपर है मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त हो जाएगा। साथ ही में अगर आपको क्लास में जो क्वेश्चन कराए अच्छे लगे हो तो चैनल को लाइक कर लीजिएगा और क्लास को भी लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा एक प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा। साथ ही में आपके आउट ऑफ 120 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं आप उसका भी कमेंट करके बताइएगा। बाकी कोई डाउट है क्वेरी रहता है तो कमेंट कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई दूंगा आपको पर्सनली। बाकी इस क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। साथ ही में जो 3 क्लास हुई है हमारी, तीनों क्लास की मैंने प्लेलिस्ट बना दी है DRDO के नाम से। अगर आपने पीछे के क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, टोटल 120 क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।